हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल फिजिक्स लवर में। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं इस प्रयास बैच के थ्रू जो आपकी नीट जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन को क्या बनाएगी, इजी बनाएगी, सरल बनाएगी। तो हम इस प्रयास बैच में डिस्कस करेंगे नीट जेई से रिलेटेड फिजिक्स के सभी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट को। जितने भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स को हम कैसे डील करें, कैसे इजी वे में कम समय में हम उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। हम धीरे धीरे एक बेसिक लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक इसकी बात करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर, दैट इज द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा दैट इज द पोजीशन वेक्टर। तो क्या होता है ये पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर एक वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये क्या होता है बेटा? इट इज वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल का, एक ऑब्जेक्ट का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टोरियल मतलब क्या? वेक्टोरियल मतलब कहाँ पर उसकी पोजीशन है, किसके रिस्पेक्ट में। जैसे मैं कहूँ, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, जो टेल होगा, क्योंकि वेक्टर में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एरो से, ठीक है। तो टेल यहाँ पर कहाँ पर होगी? टेल ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगी, एट ओरिजिन। टेल कहां पर होगी? ओरिजिन। और जो हेड होगा, किसका हेड? एरो का हेड, ठीक है। ये जो एरो है ये टेल है और ये हेड है। तो इस एरो का जो हेड होगा ये कहां होगा? एक पार्टिकल। इसका जो हेड होगा बेटा वो पार्टिकल पर होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई सा भी एक पॉइंट पी है, ठीक है। एक्स वाई स्पेस में ये पॉइंट पी है और हमें बताना है इसकी पोजीशन क्या होगी। ये एक्स एक्सिस हुई, ये वाई एक्सिस हुई, ओके। एंड दैट इज द ओरिजिन। इस ओरिजिन से इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है? इस ओरिजिन से इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ओरिजिन से एक एरो इस पॉइंट पी तक ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन से एक एरो ड्रॉ करेंगे, कहां पर? पार्टिकल पी पर, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल पी की पोजीशन ओ से कितनी डिस्टेंस पर है। ये क्या हो गया बेटा? इसका पोजीशन वेक्टर एक्स एंड वाई, एंड दैट इज द कोऑर्डिनेट। ये क्या होते हैं? एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स which represent the position of the particle in 3 dimension। हमें पता है मैथमेटिक्स में प्लेन की बात होती है तो वहाँ पर 2 डायमेंशंस की बात होती है, एक्स और वाई प्लेन, ठीक है। और जहाँ पर थर्ड एक्सिस आ जाता है तो वो स्पेस की बात होती है 3 डायमेंशन केस में, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं बेटा? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली किसी भी पोजीशन को हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। आर इज अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब ये पार्टिकल कहाँ पर है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। और जनरली हम एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स को आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वाई दैट इज जे कैप, एंड जेड दैट इज के कैप। तो इस पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन से कहां पर है? ये आ जाएगा एक्स आई के वाई जे के। दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल पी। तो ये क्या होगा बेटा? ये पार्टिकल पी का पोजीशन वेक्टर होगा। कहां से होगा? ओरिजिन से होगा, ओके। आई बात समझ में? चलो तो लिख लें इसे। फिर हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा। frame of reference. Next topic is a frame of reference. Frame of reference. What is that?
ओके, तो जनरली हम इसे पहले हम इसे मैथमेटिक्स की फॉर्म में अगर कहें तो इट इज अ सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये क्या होता है बेटा, इट इज द सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। और वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस क्या करती है, क्रॉस करती है किसी एक पॉइंट पर। जब ये क्या कर रही है एक्सिस, इट इज द सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट इज नोन एज, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो गई हमारी जेड एक्सिस, एंड दैट इज द ओरिजिन। ये क्या होगा, ओरिजिन। ओके, तो इस ओरिजिन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब तीन एक्सिस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज अ ओरिजिन। ओके, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट एट, it is a point with the help of which we can represent the position of the particle object। जैसे एग्जाम्पल, ये क्या है, ये बस है, ठीक है सर मान लेते हैं ये बस है। ओके, ये रोड है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर है जो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। और एक क्या है यहाँ पर एक पैसेंजर यहाँ पर इस बस में, ओके, और एक पैसेंजर यहीं पर है इसी बस में एक दूसरी सीट पर बैठा हुआ है। सो हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट पैसेंजर एंड दैट इज द सेकंड पैसेंजर। तो क्या होगा, अब ये जो बस है ये क्या है, ये मोशन में है, ये किस में है, मोशन में, ये बस चल रही है, ठीक है। तो इस बस के अकॉर्डिंग अगर पहला पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देख रहा है, मतलब ये अगर चिंटू इस पिंटू को देख रहा है, तो क्या लगेगा कि चिंटू भी बैठा हुआ है और पिंटू भी बैठा हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों क्या है बेटा, रेस्ट पर है, ठीक है। बट ये तीसरा ऑब्जर्वर विच इज ऑन द रोड, जब ये इसे ऑब्जर्व करेगा तो इसे क्या लगेगा कि ये मोशन में है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम किसके रिस्पेक्ट में किस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वही क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। आई बात समझ में, तो लिख लीजिए इसे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रेस्ट एंड मोशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है बेटा, रेस्ट एंड मोशन। सो रेस्ट मतलब क्या, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, जब उस पार्टिकल का, जब उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो क्या कहेंगे हम, उससे कहेंगे कि ये क्या है बेटा, ये रेस्ट पर है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रेस्ट, ठीक है। बट मोशन मीन्स व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज विथ टाइम, जब पोजीशन वेक्टर क्या हो, चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज नोन एज particle is in motion, particle is in motion।
तो बेटा हम उसे क्या कहेंगे कि वो जो पार्टिकल है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, मोशन। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब एक ही बस में चिंटू पिंटू दोनों रेस्ट पर थे, बट अगर बाहर का ऑब्जर्वर उस बस को देख रहा है तो वो बस क्या है, मोशन में। दैट इज द एग्जाम्पल। ओके, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी है ये हमारा कि आप क्या कर रहे हो, यू आर राइटिंग ऑन अ नोटबुक। आप बैठे हुए हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, राइट कर रहे हो नोटबुक में। ठीक है, ओके। तो उस कंडीशन में हमें ये बताना है कि फर्स्ट जो पेन है, विथ रिस्पेक्ट टू नोटबुक। नोटबुक क्या है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो नोटबुक के रिस्पेक्ट में ये जो पेन है वो रेस्ट पर है या मोशन में है? ठीक है, तो बताइए सर, ये तो मोशन में है क्योंकि पेन क्या कर रही है, चल रही है। जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जर्व करना है, हम उसके ऊपर बैठ जाए। सर क्या बात कर रहे हो, हम पेन के ऊपर कैसे बैठ सकते हैं? एज्यूम करो कि हम वहां पर है, तो जब पेन क्या होगी, चल रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक क्या है, रेस्ट पर है, तो उस कंडीशन में जो पेन होगी ये क्या होगी, मोशन में होगी। तुम्हारी पोजीशन योरसेल्फ, हमारी खुद की पोजीशन क्या होगी, सर हम तो रेस्ट पर हैं क्योंकि पेन चल रही है, हम तो वहीं पर बैठे हुए हैं। हम क्या है, वहीं पर बैठे हुए हैं, पेन मोशन में है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट की कंडीशन क्या कहेंगे, रेस्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सन। नोटबुक के अकॉर्डिंग सन की पोजीशन क्या होगी, सन मोशन में है सर, तो हम क्या कहेंगे, पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोशन। ठीक है, तो ऐसे हम डील कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से कि when the position of an object is not changing, that is a rest, and changing with respect to time, it is known as the motion of the particle. Okay, over, चलिए नेक्स्ट है, अब कुछ टाइप के मोशंस की मैं बात बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अलग चैप्टर में। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है सर, ये ऐसा मोशन है इन विच द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन, जब पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तो उसे हम कहते हैं बेटा रेक्टिलिनियर मोशन। एंड कर्वीलिनियर मोशन, when the motion of the particle is a curved path, when the path of an object is curved, कैसा हो पाथ, कर्व्ड हो, उसे हम कहेंगे इस कर्वीलिनियर। ठीक है, ओके। जब पाथ क्या होगा, कर्व्ड होगा, उस पर जो मोशन होगा पार्टिकल का, उसे हम कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, चलिए तो यहां तक आप लिख लीजिए, राइट डाउन। चलिए हम बात करते हैं डिस्टेंस की। नाउ चैप्टर इज स्टार्ट। डिस्टेंस क्या होता है? So it is the actual path covered by an object is known as the distance covered by an object। जैसे ये क्या है, पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी। ठीक है, एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो हम क्या कहेंगे, इट इज द टोटल और एक्चुअल पाथ कवर्ड
बाय पार्टिकल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्टेंस कहते हैं। जनरली कि हम किसी भी रूट पर जिस रास्ते से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है, डिस्टेंस कवर्ड कहलाती है। ओके, तो आई बात समझ में। अब ये क्या होता है सर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी होती है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है, नहीं होती है सर, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन मीटर, ये मीटर में मेजर की जाती है। ये क्या होती है, मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है। आपने कितना रास्ता कवर किया, आप एक जगह से दूसरी जगह पर गए, आप जिस भी रास्ते से गए, डायरेक्शन डजंट मैटर, दैट इज अ डिस्टेंस। उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्टेंस कहते हैं। ओके, एक और पॉइंट होता है कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि आपने अगर छोटा सा भी पोजीशन वेक्टर चेंज किया तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। इट कांट बी नेगेटिव। ये 0 से कभी छोटी नहीं होती है, ये हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम ये लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, इसे जनरली एस से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे तो हम एक्स वाई जेड कहीं से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, but in this chapter we will represent distance with s। ओके, आई बात समझ में। चलिए तो लिख लीजिए इसे। डिस्टेंस कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम, डिक्रीजेस विथ टाइम। डिस्टेंस कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज नहीं होगी। इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगी। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। ओके, नोट डाउन, लिखें। नेक्स्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसे हम जनरली ऐसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं हम, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस। और इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मींस चेंज इन अ पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट मींस चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में चेंज होना भी क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट ही कहलाता है। ये क्या होती है बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, मतलब ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और 0 के बराबर भी हो सकती है। ओके, it can't be it can be 0 greater than or equal to। okay, ये क्या होती है, it can decrease or increase with time।
ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, ये मैटर करता है कि पार्टिकल किस पोजीशन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें एक डायरेक्शन होगी जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मैं कहूँ कि ये x और y एक्सिस है, दैट इज द ओरिजिन। ओके, अभी पार्टिकल जो है पॉइंट A पर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर है r1। ओके, अब कुछ टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पर आ जाता है, पॉइंट B पर आ जाता है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगी r, डेल्टा r से हम जिसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेल्टा r इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये हमेशा क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट मींस हमने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं। तो जहां पर हम लास्ट पोजीशन है हमारी, जहां पर हमारी क्या है लास्ट पोजीशन है, वो फाइनल पोजीशन होगी RF, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं RF माइनस RI। ठीक है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो डेल्टा R क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल होगा। ठीक है, हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से भी इसे समझ सकते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि ये A वेक्टर हुआ, ये B वेक्टर हुआ, सो R इज द रिजल्टेंट वेक्टर। R क्या होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मीन्स R इज इक्वल टू A प्लस B। मीन्स जिस डायरेक्शन में एरो है पहले उनको जोड़ दो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में एरो है उनको ऐड कर दो, बाकी ये इसके इक्वल आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा R2 वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा R वेक्टर प्लस R1 वेक्टर। इट मीन्स डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो यही क्या है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, जब हम यहाँ पर बात करें कि पॉइंट A पर पार्टिकल की पोजीशंस क्या है, x1 y1 इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर पॉइंट B पर ये क्या है, x2 एंड y2 है। आ रही है कुछ बात समझ में? जब इसकी पोजीशन वेक्टर x1 y1 होगा, यहाँ पर x2 y2 होगा, तो उस कंडीशन में डेल्टा R क्या होगा, R2 माइनस R1। इट मीन्स x2 I कैप माइनस प्लस y2 j कैप माइनस x1 I कैप प्लस y1 j कैप। ठीक है, मीन्स x2 माइनस x1 ये I कैप में डिस्प्लेसमेंट होगा, प्लस y2 माइनस y1 ये डिस्प्लेसमेंट होगा j कैप। सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, नोट डाउन लिख लें इसे। फिर हम करते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है। ये हो गई वाई एक्सिस। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 मीटर, मतलब ये है ओरिजिन। ओरिजिन से 2 मीटर की डिस्टेंस पर ये पार्टिकल कहाँ पर है, टाइम t इक्वल टू 0 पर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट A पर है। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 मीटर। ठीक, पॉजिटिव 2 मीटर। एट t इक्वल टू 5 सेकेंड इट इज एट x इज इक्वल टू 8 मीटर, मतलब t इक्वल टू 5 पर ये पॉइंट B पर होगा, यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी प्लस 8 मीटर। ओके, मतलब पार्टिकल यहाँ से, ये इसका इनिशियल पॉइंट हुआ, ये यहाँ पर गया, फिर एट t इक्वल टू 12 सेकेंड इट इज एट x इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर। ये क्या है बेटा, ये यहाँ पर अब क्या कहा है कि 12 सेकेंड के बाद ये यहाँ से ओरिजिन से माइनस 12 मीटर पर है। ठीक है, मतलब t इक्वल टू 12 सेकेंड,
t इक्वल टू 12 सेकेंड्स, इट इज एट -12 मीटर, मतलब ये 12 मीटर पॉइंट सी पर आ गया। ओके, हमें ये बताना है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया था बेटा, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, जितना भी इसने पाथ लेंथ कवर किया है उसे ऐड कर दो। ठीक है, तो ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 8 मीटर पर, फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा 12 मीटर पर, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की टोटल, ये हमें बताना है। ठीक है, ये इनिशियल था, ये फाइनल था। ठीक है, यहाँ कितना इसने कवर किया, 6 मीटर। कितना इसने कवर किया, 6 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ इतना इसने कितना कवर किया, 20 मीटर। 12 प्लस 8, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई बेटा, टोटल डिस्टेंस हो गई सर 26 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 26 मीटर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जनरली रिप्रेजेंट करता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, इसे हम कहते हैं या नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं सर। ठीक है, मान लेते हैं कहते हैं हम। कहाँ से, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। आई बात समझ में। तो इनिशियल पोजीशन कितनी, यहाँ से ओरिजिन से इसका इनिशियल पॉइंट ये हुआ, मतलब R1 ये हो गई 2R, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, और R2 कितना हुआ बेटा, R2 सर हो जाएगा माइनस ऑफ 12 आई के, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है। सो पुट वैल्यू -12 आई के -2 आई के, that is a -14 I cube, and that is our answer. So इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा -14 I cap मीटर में होगा। आई बात समझ में। so that is the position, sorry, that is the displacement of the particle। तो लिख रहे हैं इसे प्रॉपर वे में। ओके, चलिए तो बेटा एक क्वेश्चन है हमारे सामने, a particle moves along a path A, B, C and D shown in the figure, then the magnitude of the net displacement of the particle from A to D। हमें क्या बताना है सर, हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ तक, A to D। ठीक है, ए से बी अगर हम जाएं तो हमें क्या मिल रहा है, 4 और यहाँ पर 3। ठीक है, ये कितना होगा, दैट इज 5 मीटर, होगा या नहीं, दैट इज द 5 मीटर। ये कितना होगा, 5 मीटर होगा। ओके, मतलब कि यहाँ पर कितना आ गया वेक्टर, 5 मीटर आ गया। ओके, क्यों आ गया, बिकॉज हमें पता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये होता है 5 मीटर। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 and 3। ठीक आएंगे। ओके, अब यहाँ पर 37 दिया है, ये क्या हो गया बेटा, ये 5 हो गया है। तो ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर हम कहेंगे 5 sin 37 डिग्री, एंड दैट इज द cos 5 cos 37 डिग्री। आई बात समझ में। तो आपको दो चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखे, रिमेंबर, क्या याद रखना है कि sin 37 की जो वैल्यू होती है दैट इज 3/5 और cos 37 दैट इज 4/5 और tan 37 कितनी होगी बेटा, 3/4। ये चीज आप ध्यान रखें, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो 537 इसका मतलब क्या हुआ कि sin 37 की वैल्यू क्या होती है, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 3।
और 5 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 4। मीन्स ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसका मतलब कि कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस में 4 + 4 8 एंड 3 + 3 6, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स। ये क्या होगा बेटा, ये होगा है कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन R2 माइनस R1, ठीक है, या RD माइनस RA। RA पर जाए तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0 0 थे, 0 i प्लस 0 jk, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि RD माइनस RA, so it is equal to 8ik plus 6jk minus 0, so the displacement of the particle is 8ik plus 6jk। ये क्या होगा बेटा, that is the displacement of the particle from the point A। ओके, मैग्नीट्यूड की बात कही है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये होगा 64 प्लस 36 110 मीटर, 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर। ओके, ये 5 यहाँ पर दिया था, ओके, ये 5 यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया था, ये हो जाएगा 10 मीटर। दैट इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो नोट डाउन करें इसे, फिर हम कुछ बातें करते हैं अच्छी सी प्यारी सी। बड़ा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस is always greater than equal to displacement and the magnitude of displacement, not displacement, magnitude of displacement। ओके, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से ज्यादा होगा। ओके, चलिए हम बात करते हैं स्पीड की। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, स्पीड क्या होती है? स्पीड इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कि दिए गए समय में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, it is the distance covered in given interval of time, given interval of time। ओके, कि दिए गए समय में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यू कैन आल्सो राइट दैट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस होती है s, t होता है टाइम t। ओके, ये क्या है सर? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, and it is a scalar quantity, unit SI unit। क्या होगी इसकी यूनिट? मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, आई बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एवरेज से आप क्या समझते हैं बेटे? एवरेज मतलब क्या? जैसे एक बच्चा है चिंटू, मान लो चिंटू, ठीक है। अब चिंटू के 5 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आए, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल जो मार्किंग है, टोटल मार्क्स
टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क है 50 नंबर का। ओके, अब चिंटू के एक सब्जेक्ट में आए 45 नंबर, एक में आए 43 मार्क्स, एक में आए 41 मार्क्स, फिर दूसरे में फिर से आ गए 43 एंड 41 मार्क्स। ओके, तो चिंटू के इन 5 सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर आए, बट जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? हम इन सभी को ऐड कर देंगे और क्या कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज द एवरेज। उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? एवरेज कहते हैं या नहीं? तो इसका क्या आ जाएगा? एवरेज। इसका जो एवरेज आ जाएगा कितना होगा बेटा? कितना होगा? 5 से डिवाइड कीजिए, आप ऐड कीजिए और डिवाइड कीजिए। 4 + 4 8, 8 5 13। तो ये होगा एवरेज। ओके, मीन्स 4 to 5 42.5। ठीक है, 42.5 मार्क्स इसका एवरेज आएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट या हम ऐसा कहें कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये हुआ कि हम हमारी जर्नी में हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम कभी स्पीड कम करते हैं, कभी स्पीड बढ़ाते हैं, बट जो हमें टोटल टाइम लगा है उसका स्पीड के रिस्पेक्ट में जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमें एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, दैट इज द एवरेज। ओके, आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सभी में कुछ जोड़ दूं या घटा दूं तो इसका एवरेज बन जाएगा 42.5। तो एवरेज क्या होगा बेटा? कि एवरेज स्पीड V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होगा ये? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑलवेज। सिर्फ आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी हम बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए इसे। तो क्या मैंने बताया बेटा आपको कि जो एवरेज स्पीड होगी V एवरेज, ये क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगी। इट मीन्स इसे हम डेल्टा S से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा T। ये होगा हमारा फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट केस, स्पेशल केस। पहला कि मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसने क्या किया? t1 टाइम में v1 स्पीड कवर की एंड t2 टाइम में उसने v2 स्पीड से डिस्टेंस कवर की। हमें क्या बताना है? फाइंड एवरेज V एवरेज। ओके, तो क्या होगा? सर हमें ये पता है कि जो V एवरेज होता है, एवरेज स्पीड होती है, वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये S1 + S2 अपॉन T1 + T2। S1 S2 इज द डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई वो S हुई और ये S2 हुई। V1 V2 मैंने बेटा आपको स्पीड में बताया था कि स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, होगा या नहीं? मीन्स स्पीड क्या थी? स्पीड थी S अपॉन T, तो यहाँ पर S क्या होगा? V इंटू टी। इसका मतलब S1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1, S2 इज इक्वल टू V2 इंटू T2। S1 S2 क्या होगा? S1 V1 T1, S2 is equal to V2 into T2. Now put value, we will get average speed. ये आ जाएगी V1 T1 plus V2 T2 upon T1 plus T2. So that is the formula of average speed of the particle which is covering a distance in a time T1
with speed v1 and time t2 with speed v2। आई बात समझ में चली। तो कुछ कंडीशन की बात करें। फर्स्ट, इफ जो टाइम है वो अगर क्या है सेम है, इफ द टाइम इंटरवल इज सेम, तब क्या फर्क पड़ेगा? तो जो स्पीड हो जाएगी एवरेज स्पीड वो हो जाएगी v1 इंटू टी v2 इंटू टी अपॉन टी प्लस टी। मीन्स ये हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2 टी अपॉन टी, कैंसिल होगा। सो v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। So whenever the speed, whenever the time interval is the same, but distance, but speed is different, so we can use this formula v1 plus v2 upon 2। डायरेक्ट स्पीड्स को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके लिए आ जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। नोट डाउन, लिखें इसे। फिर हम बात करते हैं एक दूसरी कंडीशन की। So for n टाइम, जब टाइम n दिया हो तो एवरेज स्पीड क्या होगी? v एवरेज हो जाएगी v1 v2 vn बाय n। ओके, n टाइम इंटरवल सेम हो तो उस कंडीशन में यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। आई बात समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक दूसरे केस की, जिसमें हम देखते हैं केस नंबर सेकेंड। अब पार्टिकल क्या कर रहा है? v1 स्पीड से s1 डिस्टेंस कवर कर रहा है एंड v2 स्पीड से s2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, हमें बताना है v एवरेज। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि जो v एवरेज होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2। हमें यहाँ पर टाइम पता है क्या? नहीं पता है, तो हम कैसे फाइंड करें? एज यूजुअल स्पीड क्या था बेटा? स्पीड था s अपॉन टी, तो यहाँ से टाइम क्या आएगा? टाइम आ जाएगा s अपॉन v। इसका मतलब तो ये हुआ कि टाइम t1 इज इक्वल टू s1 अपॉन v1, टाइम t2 इज इक्वल टू s2 अपॉन v2। होगा या नहीं होगा सर? यहाँ पर पुट कर दीजिए, v एवरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 अपॉन s1 अपॉन v1 s2 अपॉन v2। दैट इज द फॉर्मूला। ओके, ये बात समझ में? तो बहुत इजी है बेटा, फिजिक्स क्या है, बहुत इजी है, बट हमारे जो कॉन्सेप्ट है, फंड है, क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो इसी में एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी कि पार्टिकल की जो जर्नी है, ठीक है, मतलब पार्टिकल ए से बी पर गया तो वो v1 स्पीड से गया और v2 स्पीड से आया, बट यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? सेम है या नहीं? मीन्स s1 is equal to s2 is equal to s। if distance of the if distance covered of the particle is same, इसका मतलब तो ये होगा कि भी एवरेज जो होगा वो होगा s प्लस एस अपॉन s बाय v1 प्लस s बाय v2। मीन्स ये हमें मिलेगा 2 अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। मिलेगा या नहीं? ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से कि 2 बाय v एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। तो ये फाइनल आंसर होगा कि जब पार्टिकल या कोई कार है, चलो हम कार मान लेते हैं, वो v1 स्पीड से जा रही है a से b पॉइंट पर, ठीक है, और v2 स्पीड से b से a पर आ रही है, पाथ वही, डिस्टेंस उतना ही है। सो इन दिस कंडीशन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, 2 अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। इफ यहाँ पर n कंडीशन हो, कितनी हो? n हो, n अपॉन v एवरेज
ये प्रोसेस क्या हो, बार बार रिपीट हो, तो ये आ जाएगा 1/v1 1/v2 डैश 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 1/vn. ओके, so that is the final answer, final expression of this speed. ये बात थी एवरेज स्पीड की, ठीक है, कि एवरेज स्पीड क्या होगी और अलग अलग कंडीशंस में क्या होगी. लिखें इसे. फिर हम क्या बात करते हैं क्वेश्चंस की. तो क्वेश्चन क्या है बेटा, अ पार्टिकल मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन विथ 15 मीटर पर सेकंड. ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ओके, ये क्या हो गया बेटा, ओरिजिन. पार्टिकल क्या कर रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड में ईस्ट डायरेक्शन में जाता है. ठीक है, मतलब ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 15 इंटू 2 30 मीटर. ये पॉइंट ए मान लेते हैं. ठीक है, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है. देन मूव्स इन द नॉर्थवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड. फिर ये क्या करता है, नॉर्थ में 5 मीटर पर सेकेंड से 8 सेकेंड्स में कितनी कवर करेगा, 40 मीटर. ठीक है, ये पॉइंट बी पर आ गया. हमें क्या पता करना है, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वेरी इजी. तो मैंने जैसे बताया है, भी एवरेज होती है बेटा टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2. होती है या नहीं. ठीक है सर, टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है, 30 प्लस 40, टाइम कितना है 2 प्लस 8 मीटर. ये हो गया 70 अपॉन 10, ये आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड. आई बात समझ में. 7 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, उस पार्टिकल की एवरेज स्पीड होगी, जो कि पहले ओ से ए पर गई और ए से बी पर गई. ओके, चलिए लिखें. फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्या है क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, एक कार क्या करती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाती है 20 किलोमीटर पर आवर से. ओके, एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. और ये 30 किलोमीटर पर आवर से क्या होती है बेटा, रिटर्न होती है. हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी. तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था. इस कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस इक्वल है. तो फॉर्मूला क्या था बेटा, 2 अपॉन वी एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2. था या नहीं. ठीक है सर. सो 2 अपॉन वी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस 1/30. आएगा या नहीं, आ जाएगा सर. एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 60. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5/60. कितना होगा, 5/60 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब वी एवरेज क्या होगा, वी एवरेज होगा 60 इंटू 2/5. तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर. ठीक, तो पार्टिकल, वो कार क्या कर रही है, 24 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. ओके, उसकी स्पीड है. ठीक, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि सर वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, दोनों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें. ये तो हो जाएगा बेटा 50/2 25, जो कि एक रॉन्ग आंसर होगा. रिमेंबर दिस पॉइंट. हमेशा गलतियां ना करें और कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करें. इसके लिए हमें चाहिए मेहनत, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, नोट डाउन, लिखें इसे. नेक्स्ट है बेटा इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड. सर ये क्या है, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट गिवन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. मतलब
speed of particle at a particular instant. किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट del t tends to 0 delta s अपॉन delta t। जब टाइम क्या होगा बेटा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, उस कंडीशन में जो उसकी स्पीड होगी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, वो क्या होगी, उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड इंस्टेंटेनियस, ये क्या होगी, ds अपॉन dt, डिफरेंशिएशन। ये क्या बन जाएगी बेटा, डिफरेंशिएशन बन जाएगी, ds अपॉन dt। जैसे हम इसे एक क्वेश्चन से देखते हैं जो इजीली हमें समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ कि ये जो पार्टिकल है, ठीक है, वो कोई ये पाथ कवर कर रहा है, ओके, तो पार्टिकल किसी पॉइंट p1 पर, यहाँ पर है s1 पोजीशन पर, ये क्या है यहाँ पर, इधर टाइम है, ठीक, एंड दैट इज अ डिस्टेंस, ये s1 पॉइंट पर है, ठीक। पार्टिकल की कुछ टाइम के बाद जो डिस्टेंस हो गई है वो क्या हो गई है, s2 हो गई, तो ये क्या होगा बेटा, डेल्टा s होगा या नहीं, ठीक है। तो ये कितने टाइम में यहाँ पर आया, डेल्टा t टाइम पर आया। जब ये चीज क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, जब टाइम क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, जब टाइम मिनिमम हो जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर डिस्टेंस होगी। मतलब मैं कहूँ कि यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, इस पॉइंट पर, इस टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो हम उस स्पीड को कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो हमारे स्पीडोमीटर्स होते हैं बाइक में, कार में, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 3। हमें पता करना है कि इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी। अब मुझे कैसे पता चला इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहाँ पर टाइम दिया है 2 सेकेंड, मतलब दूसरे सेकेंड में उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो ये समय दिया है 3t स्क्वायर अपॉन t, हमें पता करना है v इंस्टेंटेनियस, और ये होता है ds अपॉन dt। तो इसका क्या कर दो बेटा, डिफरेंशिएशन कर दो, तो d बाय dt 3t स्क्वायर प्लस t। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, फॉर्मूला याद रखें कि dx अपॉन dt, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा n x की पावर n माइनस 1। जो पावर होती है कॉफिशिएंट की, वो हो जाती है कम, डिक्रीज हो जाती है, और वो आगे आ जाती है। ये हो जाएगा 3 इंटू 2t प्लस 1, ओके। ये आ जाएगा 6t प्लस 1, ये तो हो गई स्पीड, ठीक है। अब हमसे कहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या होगी, मतलब पुट t इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगी v2 इज इक्वल टू v, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में होगा 6 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगी, उस पार्टिकल की 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ओके। तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर करते हैं ओवर। सो लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, ओके। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़िए, मस्त रहिए, स्टे मोटिवेटेड, ऑलवेज कीप हार्ड वर्किंग।